फ्रेंड्स, मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन में। हमने इससे पहले अपनी 4 क्लासेस कर चुके हैं बेसिक टर्म्स यूज इन अकाउंट्स में और लगभग हमने 26 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा होगा नेक्स्ट क्लास होगी आज हमारी और पॉइंट नंबर होगा 27। बात करते हैं पॉइंट नंबर 27 के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक के बारे में और इन्वेंट्री के बारे में। इससे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात कर चुके हैं अच्छे से, लेकिन आज हम बात करेंगे स्टॉक, और स्टॉक का ही दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। या तो क्वेश्चन में स्टॉक के नाम से लिखा आता है या फिर पेपर में इन्वेंट्री, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं स्टॉक या मैं बात करूं इन्वेंट्री। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है ओपनिंग स्टॉक या फिर बोलूं मैं ओपनिंग इन्वेंट्री, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक या बोला जाता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, स्टॉक जो हमारे पास होता है बिजनेस में वो दो तरीके से मिलता है हम लोगों को। एक मिलता है ओपनिंग स्टॉक या फिर इसको हम लोग किसके नाम से लिख सकते हैं, इन्वेंट्री के नाम से लिख सकते हैं, या फिर एक स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक या फिर इसको लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। जब मैं कोई भी बिजनेस की शुरुआत करता हूं या किसी भी अकाउंटिंग ईयर की ओपनिंग होती है, उस टाइम हमारे पास कितना स्टॉक था उसको बोला जाता है ओपनिंग स्टॉक। जब हम कोई भी अकाउंटिंग ईयर का एंड करते हैं, फाइनेंशियल ईयर का एंड करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अकाउंटिंग ईयर हमारे पास दो तरीके से चलती है, एक तो होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। या तो हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पीरियड काउंट करते हैं या फिर हम लोग अप्रैल से लेकर मार्च तक का। जो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें अप्रैल से लेकर हम लोग मार्च तक की फाइनेंशियल ईयर को काउंट करते हैं। ठीक है, जब मैं कोई भी बिजनेस ओपन करूंगा या फिर किसी भी अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत करता हूं तो शुरुआत का मतलब होता है ओपनिंग। किसी भी चीज को ओपन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक। जब किसी भी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर या बिजनेस की क्लोज आउट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए अब देखिए नॉर्मल हम लोग दो तरीके से बिजनेस करते हैं, या तो हम लोग बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग का या फिर बिजनेस करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए मैं बात कर ले रहा हूं थोड़ी सी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। या तो हम बिजनेस करेंगे ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग का मतलब होता है केवल सामान को या तो हम लोग सेल करेंगे और क्या करेंगे, उस सामान को परचेज करेंगे। और एक बिजनेस होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चर में क्या होता है, किसी भी सामान का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी सामान को प्रोड्यूस करते हैं या उस सामान का क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। देखिए ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी सामान को मैं खरीदूंगा और उस सामान को क्या करूंगा, मैं बेचूंगा। जैसे मान के चलो ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, मैं काम करता हूं मार्कर का ट्रेडिंग बिजनेस। कहने का मतलब जिस कंपनी ने ये मार्कर बनाया है मैं उस कंपनी से इस मार्कर को परचेज करूंगा और आगे इस मार्कर को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। ये कौन सा बिजनेस होता है, ट्रेडिंग। अगर मैं इस मार्कर का मैन्युफैक्चर होता, मतलब इस मार्कर को मैं बनाता, तो क्या करता, पहले इसका कैप बनाता, फिर मैं इसके अंदर की रिफिल होती है उसको बनाता, फिर इसकी इंक को बनाता, फिर इसका क्या बनाता, कवर बनाता। कहने का मतलब पूरा मार्कर बनाना है मुझे तो मैं कौन सा बिजनेस करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग। मैंने कंप्लीट मार्कर को परचेज करा और आगे इसको सेल कर दिया, मैंने कुछ में इसके अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं करी, तो मैं बिजनेस कौन सा करूंगा, ट्रेडिंग का। तो आप लोग ध्यान से समझो, पहले मैं बात करता हूं ट्रेडिंग बिजनेस की। पहले मैं बात किसकी कर रहा हूं, ट्रेडिंग। मेरा बिजनेस कैसा है, ट्रेडिंग बिजनेस। कहने का मतलब केवल या तो मैं सामान को खरीदूंगा या फिर उस सामान को क्या करूंगा, मैं बेचूंगा। तो बात करो, डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में। तो मैंने एक कंप्लीट मार्कर खरीदा और कंप्लीट मार्कर ही बेचा मैंने, तो इसको केवल आप लोग ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिखना। जब बिजनेस की शुरुआत करूंगा तो मैं किसके नाम से लिखूंगा, ओपनिंग स्टॉक के नाम से। और जब मैं बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर का अकाउंटिंग ईयर का एंड करता हूं तो केवल किसके नाम से लिखता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। क्लियर है, तो केवल इन्हीं के नाम से लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। लेकिन अभी मेरा बिजनेस कैसा है,
मान के चलो अगर मैं इस मार्कर का मैन्युफैक्चर होता, इस सामान को मैं बनाता हूं, ठीक है, मैं इस सामान का क्या करता हूं, मैन्युफैक्चर, या फिर इसका क्या करता हूं, मैं प्रोडक्शन करता हूं। तो देखिए जब मैं ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा तो इसके नीचे कुछ पॉइंट लिख के जाते हैं। जैसे देखो मान के चलो अब ये मुझे मार्कर बनाना है, मार्कर क्या करना है, मुझे बनाना है। तो मेरे पास एक कैप है, एक इसकी रिफिल है, ठीक है, ऊपर का कवर है, मैंने ये सब चीज खरीद ली है। तो ये मेरे लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि किसी भी सामान को बनाने के लिए जो चीज हम लोग परचेज करते हैं उसकी हेल्प से वो सामान बनाते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब कह सकते हैं तरीके से कच्चा माल। उस कच्चे माल से मुझे एक पक्का माल बनाना है। कहने का मतलब एक सामान खरीदना, पहले मैं क्या खरीदूंगा, कैप, फिर रिफिल, वो सब क्या है इसके लिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। मान के चलो अभी तक मैंने केवल सामान को परचेज कर रखा है, ओपनिंग स्टॉक है, मैंने अभी तक कोई भी सामान का यूज नहीं करा। कैप मेरे पास एज इट इज रखा हुआ है, रिफिल भी एज इट इज रखी गई है, इसका कवर भी एज इट इज है, अभी मैंने कोई भी चीज यूज नहीं करी है। तो उसको मैं किसके नाम से लिखता हूँ, रॉ मटेरियल के नाम से। किसके नाम से लिखता हूँ, ओपनिंग स्टॉक के अंदर किसके नाम से लिखूंगा, रॉ मटेरियल के नाम से, ठीक है। मान के चलो मैं अकाउंटिंग ईयर में काम कर रहा था, लेकिन अचानक से अकाउंटिंग ईयर का एंड हो गया, तो मैंने क्या करा कि इसकी रिफिल बना के तैयार कर दी और साथ में इसका क्या बना के तैयार कर दिया, कवर। अभी मेरे पास क्या रह गया, कैप बनाने के लिए रह गया। तो मैं कह सकता हूं अभी इस मार्कर के ऊपर काम चल रहा है, तो इसको क्या कह सकता हूं, वर्क इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब इस मार्कर को बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। जब मैंने कुछ भी सामान का यूज नहीं करा, एज इट इज मेरे पास सामान रखा गया है, तो उसको किसके नाम से लिखूंगा, रॉ मटेरियल के नाम से। लेकिन जब इस मार्कर के ऊपर काम हो रहा है, काम चल रहा है, और अचानक से अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर का एंड हो गया, तो मैं इसको किसी ना किसी नाम से दिखाऊंगा। अकाउंट मुझे क्लोज करने, तो मैं किसके नाम से दिखाता हूं इसको, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कहने का मतलब उस सामान के ऊपर काम चल रहा है। या फिर दूसरा होता है फिनिश गुड्स, या फिर उसके अंदर क्या होता है, फिनिश मटेरियल, या फिर लिख सकता हूं फिनिश स्टॉक, या गुड्स के नाम से, किसी के नाम से लिख सकता हूं आप लोग, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा हूं। कहने का मतलब कुछ मार्कर ऐसे थे, मैंने तो बना के तैयार कर दिए थे, ठीक है। अब तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में कुछ मेरे पास स्टॉक बचा हुआ था जिस पर अभी कोई भी काम नहीं हुआ। अगली साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में उसको ओपन करूंगा, तो किसके नाम से लिखूंगा, रॉ मटेरियल। कुछ मार्कर ऐसे थे जिनके ऊपर काम चल रहा था अभी, तो क्या हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ मार्कर ऐसे थे मेरे पास जो बिल्कुल बनके तैयार हो गए, तो क्या हो गया, फिनिश स्टॉक या गुड्स के नाम से। सेम एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक में लिखूंगा। जब मैं अपने अकाउंटिंग ईयर को बंद करूंगा और मेरा काम कैसा, मैन्युफैक्चर वाला, मैं सामान को बनाता हूं, तो बनाने के लिए कुछ मेरे पास रॉ मटेरियल होगा, तो उसको किसके नाम से लिखूंगा, रॉ मटेरियल के नाम से, ठीक है। कुछ मेरे काम हो चुके होंगे तो उसको किसके नाम से लिखूंगा, वर्क इन प्रोग्रेस। या फिर जो बिल्कुल सामान बनके तैयार हो गया, या फिर फिनिश गुड्स। क्लियर है इतनी सी बात, समझ में आ गई। जब हम केवल ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, केवल सामान को खरीदा और बेचा, खरीदने बेचने में क्या है भाई, कोई रॉ मटेरियल तो खरीदा नहीं मैंने, एक पूरा मार्केट खरीदा है, इस मार्केट के ऊपर कोई काम करना नहीं है, कुछ मेरे पास फिनिश गुड्स भी नहीं है, तो मैंने इन सबको मिला के किसके नाम से लिख देता, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर मैं बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का करता हूँ, सामान को बनाता हूँ, तो कुछ मेरे पास रॉ मटेरियल होगा स्टॉक में, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ सामान आधे अधूरे बन के तैयार हो गए होंगे, या फिर इसकी बात करूंगा मैं, कुछ फिनिश गुड्स होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान के चलो हमारा बिजनेस है, टाटा की हम लोग कार खरीदते हैं। मान के चलो हम लोग क्या खरीदते हैं, टाटा की क्या खरीदते हैं, कार, ठीक है। जैसे कि जो डीलर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल ट्रेडिंग बिजनेस है, टाटा की कार खरीदते हैं और वो लोग टाटा की कार को बेचते हैं, उसके अंदर कोई भी काम नहीं करते। देखिए टाटा के डीलर ने टाटा कंपनी से कार खरीदी, तो वो एक कंप्लीट कार खरीदेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि टायर अलग खरीदे, खिड़की अलग खरीदी, शीशे अलग खरीदे, लाइट अलग खरीदी,
जो डीलर होते हैं, जो एक कंप्लीट कार को बेचते हैं मार्केट के अंदर, तो वो टाटा कंपनी वाले क्या है, एक कार को खरीदेंगे। जब कार को खरीदे तो ओपनिंग करेंगे, तो उन्होंने किसके नाम से लिखा, ओपनिंग स्टॉक, कि उनके पास कितनी कार है। जब अकाउंटिंग ईयर का एंड होता है तो वो किसके नाम से लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, कि उनके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, कितनी कार उनके पास बची है। उनको कार के अंदर कोई काम नहीं करते तो वो कैसा बिजनेस करते हैं, डीलर होते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस। लेकिन कार का जो प्रोडक्शन कंपनी जो टाटा है, जो कार को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां इनके प्लांट होते हैं, तो कार ऐसा तो होता नहीं कि एक दिन में बन जाती है। और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जो फाइनेंशियल ईयर होती है हमारे पास, वो कब से होती है, अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब देखो इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। मान के चलो जो कार है उसको बनाने में लगभग मान के चलते 5 से 6 दिन लगता है। एक कंप्लीट कार को बनाने में कितने दिन लगते हैं, मान के चलते 5 से 6 दिन। अब जो कार 30 मार्च को बनना शुरू हुई है, जो कार कब शुरू हुई है, 30 मार्च को, तो उसका प्रोडक्शन कब तक हो पाएगा, 4 अप्रैल को। 30 और ईयर का एंड कब करना हम लोगों को, 31 मार्च। कहने का मतलब जो कार हम लोगों ने 30 मार्च को बनाना शुरू करी थी, ठीक है, सॉरी यहां लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, 30 मार्च को बनाना शुरू करी थी और कंप्लीट बनके कब तैयार होगी वो, 4 अप्रैल को। और हम लोगों को क्लोजिंग कब करना है, 31 मार्च को। कब करना है क्लोजिंग हम लोगों को, 31 मार्च को। ध्यान से समझो, हम लोगों ने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर लिया है। क्लोजिंग कब करते हैं हम लोग, 31 मार्च को। एक कार को बनाने में 5 दिन लगते हैं। एक कार को बनाने में कितने दिन लगते हैं, 5 दिन। मान चलो हमने 30 मार्च को बनाना शुरू किया और कब तक बनके तैयार होगी वो कार, 4 अप्रैल। लेकिन आप लोग बताओ क्लोजिंग कब करना है उसको, 31 मार्च। तो क्या अभी रॉ मटेरियल है, नहीं भाई, हमने कार बनाना शुरू कर दिया है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर। क्या हमारी कार बनके तैयार हो चुकी है, नहीं बनके तैयार हुई, ना ही वो रॉ मटेरियल है, ना ही वो फिनिश गुड्स है हमारे। तो हम लोग किसके अंदर लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। कहने का मतलब उस कार के ऊपर काम चल रहा है, तो किसके अंदर लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। मान के चलो मुझे कोई कार बनानी है, अभी तक उस कार के ऊपर काम हुआ ही नहीं है, मतलब उसके रॉ मटेरियल सेम एज इट इज, जैसे मैंने खरीदा था वैसा का वैसा ही रखा गया है। 10 अप्रैल 15 अप्रैल जब भी मुझे शुरू करना है, 31 मार्च के बाद मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा, तो वो किसके नाम से लिखा जाएगा, रॉ मटेरियल के नाम से। कहने का मतलब उस मटेरियल पे अभी कोई भी काम नहीं है। कोई भी कार ऐसी होगी जो मेरे पास 31 मार्च तक बनके तैयार हो गई, लेकिन अभी वो सेल तो हुई नहीं है। मैंने कोई भी कार थी जो 31 मार्च तक बना के तैयार कर ली, लेकिन मार्केट में वो कार सेल नहीं हुई, तो वो किसके नाम से स्टॉक आएगा, फिनिश गुड्स के नाम से। और यही स्टॉक जो नेक्स्ट ईयर होगी, उसकी नेक्स्ट ईयर की जो ओपनिंग डेट होगी, जो हमारी क्या बोली जाती है, 1 अप्रैल, उसको लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक के नाम से। सीधी सी बात है। ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो आप लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के नाम से लिखेंगे। अगर आप कोई भी सामान बनाते हैं तो अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल, काम चल रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस, वरना आपके पास फिनिश गुड्स के नाम से वो लिखी जाएगी। क्लियर है तो किसी बात, मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन के लिए बात कर चुके हैं, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट से। पॉइंट नंबर 27 हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 28। हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 28। देखिए, एक वर्ड होता है गुड्स, सामान, ठीक है, और एक वर्ड होता है हमारे पास असेट्स। गुड्स और असेट्स। देखिए अब बात करते हैं इस पॉइंट की, ठीक है, इसको लिख लो पॉइंट नंबर 29, ठीक है, पॉइंट नंबर 29। देखिए मान के चलो कोई भी अकाउंट में हमें कोई भी ट्रांजैक्शन लिखना है तो वो गुड्स के नाम से भी आता है और असेट्स के नाम से भी आता है। जैसे देखो मैंने कोई भी एक मशीनरी खरीदी, क्या खरीदी है मैंने, एक मशीनरी। तो मशीनरी कई बार तो हमारा एक तरीके से गुड्स की तरह काम करेगा और कई बार मशीनरी है जो मेरा किसकी तरह काम करता है, असेट्स की तरह काम करता है। जैसे मान के चलो
मैंने कोई भी एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग कई बार हमारा गुड्स की तरह काम करता है, कई बार बिल्डिंग हमारा किसकी तरह काम करता है, असेट्स की तरह काम करता है। लेकिन आप मोस्टली देखोगे तो मशीनरी और जो बिल्डिंग है वो बैलेंस शीट में आपको देखने के लिए मिलेगा। पर मैं आपको एक कंप्लीट बता दूं, ना तो वो असेट्स होता है कभी भी, ना ही वो हमारे पास गुड्स होता है। डिपेंड करता है हमारे बिजनेस पर, डिपेंड किस पे करता है, हमारे बिजनेस पे। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो। मेरा काम क्या है कि मैं बिल्डिंग को खरीदता हूं और बेचता हूं। यहां ध्यान से समझना, मैं हूं बिल्डर, मैं एक किसी भी बिल्डिंग को पहले तो खरीदता हूं, उसमें थोड़ा बहुत काम करता हूं और उस बिल्डिंग को आगे सेल करता हूं। तो मैं अगर पूछूं आप लोगों से, मैं बिजनेस किसका करता हूं कि किसी भी एक बिल्डिंग को परचेज करता हूं और उस बिल्डिंग को आगे सेल करता हूं। तो उस टाइम पर वो बिल्डिंग किसके नाम से लिखी जाएगी, गुड्स के नाम से। याद ध्यान से समझना, मैंने उस बिल्डिंग को खरीदा है तो किसके नाम से लिखा जाएगा, गुड्स के नाम से। मान के चलो उस बिल्डिंग पर काम करने के लिए मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मैंने क्या खरीदी, मशीनरी। जैसे कि बिल्डिंग पर लैंटर डालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने क्या खरीदी है, एक मशीनरी। तो जो मशीनरी है वो किसकी तरह काम करेगी, असेट्स की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी, वो असेट्स की तरह। क्यों काम करेगी, कि जो मेरा काम है वो किसका है, बिल्डिंग का खरीदना और बेचना। जब भी हमारी जो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग किसके नाम से लिखते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, गुड्स। और इसी को अकाउंट्स में हम लोग परचेज के नाम से एंट्री करते हैं। किसके नाम से एंट्री करते हैं, परचेज। क्लियर। देखिए एक बार दोबारा समझिए, मेरा बिजनेस है बिल्डिंग का, मैं बिल्डिंग को खरीदता हूं और आगे उसको क्या करता हूं, सेल। तो जो मेरा मेन बिजनेस होगा उसको हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, गुड्स, और किसके नाम से एंट्री करते हैं, परचेज। अगर उस बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए मैंने कोई भी एक मशीनरी खरीदी, तो मेरा काम मशीनरी खरीदने का नहीं है। जब मेरा काम मशीनरी खरीदने का नहीं है तो मैं गुड्स के नाम से तो एंट्री करूंगा नहीं, तो उसको क्या मान के चलता हूं, वो हमारा क्या है, असेट्स। उसका जो बेनिफिट है वो मैं 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, इसलिए उसको क्या मान के चलेंगे, असेट्स। और वो उसके नाम से लिखा जाता है, जो भी उसका क्या होगा, नाम होगा, मशीनरी। क्लियर। हम लोगों का बिजनेस किसका, अभी बिल्डिंग का। अब मान के चलते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या बोला कि मेरा जो काम है वो मशीनरी खरीदना और बेचना है। मैं कोई भी एक मशीनरी उसको परचेज करता हूं और उसको सेल करता हूं। तो मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरी क्या है, मशीनरी को खरीदना और उसको बेचना। तो जब मैं अकाउंट में एंट्री करूंगा उस मशीनरी की, तो किसके नाम से करूंगा मैं, गुड्स के नाम से। किसके नाम से एंट्री करूंगा मैं, परचेज। आप लोग ध्यान से समझो, जब मेरा बिल्डिंग का बिजनेस था तब मैंने उस बिल्डिंग को किसके नाम से लिखा था, गुड्स के नाम से। मशीनरी को किसके नाम से लिखा था, मशीनरी के नाम से, असेट्स में। वहीं अगर मैंने अपने बिजनेस को बदल दिया, अब मेरा बिजनेस है मशीनरी का, जब मैंने मशीनरी को परचेज करूंगा तो उसको किसके नाम से लिखूंगा, परचेज के नाम से। ठीक है। अब उस मशीनरी को रखने के लिए, जहां पे मैं मशीनरी रखता हूं, उसके लिए मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, उस बिल्डिंग को किसके नाम से लिखूंगा, बिल्डिंग के नाम से। ठीक है। आप लोग ध्यान से समझो, सिर्फ इतनी सी बात है, जो जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं उस सामान को अगर मैं सेल परचेज करता हूं तो परचेज के नाम से लिखूंगा, या फिर किसके नाम से लिखूंगा, सेल करने पे सेल के नाम से लिखूंगा। क्लियर। उसके अलावा उस बिजनेस को चलाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होगी, और एक चीज याद रखना, वो चीज 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होनी चाहिए, तभी वो किसमें आएगा, असेट्स। 1 साल से कम के लिए होगा तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, उसका आइटम का नेचर क्या हो जाएगा, रिवेन्यू नेचर। रिवेन्यू नेचर का मतलब या तो वो ट्रेडिंग में आएगी या फिर वो किस में आएगी, पीएनएल। और असेट्स का आपका पार्ट होता है बैलेंस शीट का। याद रखना, असेट्स किसका पार्ट होता है, बैलेंस शीट का। और बैलेंस शीट में मेजर कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, कैपिटल नेचर। कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, कैपिटल नेचर। कहने का मतलब उस चीज का बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा। देखिए, बिजनेस जिस चीज का करूंगा उस चीज को खरीदूंगा तो परचेज और सेल के नाम से। उस बिजनेस को चलाने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत होगी
तो वो किसके नाम से लिखा जाएगा, असेट्स में लिखा जाएगा, और उसी चीज के नाम से लिखा जाएगा। यहाँ पे मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी के नाम से, अगर मैं बिल्डिंग खरीदूंगा तो बिल्डिंग के नाम से। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज मैं खरीदूं उस बिजनेस से रिलेटेड तो हमेशा एंट्री परचेज के नाम से होगी, और किसके नाम से होगी, सेल से। कभी भी उस चीज का आप लोगों को नाम नहीं लिखना, केवल परचेज से और सेल के नाम से लिखूंगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 28 और पॉइंट नंबर 29 हो चुका है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 30 और पॉइंट नंबर 31। पहले भी इन पॉइंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जो पैसे हम लोग खर्च करते हैं, उनके दो तरीके से नेचर होते हैं। पहला होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था एक ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता है, ज्यादा से ज्यादा एक साल तक के लिए बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इज कंज्यूम और एग्जॉस्टेड विद इन अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब केवल और केवल उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर आप लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लोग उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर उसका बेनिफिट नहीं ले पाए तो आपको कभी भी उस चीज का बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन मैंने क्या बताया था, कैपिटल जो नेचर होता है वो कहां पे आता है, बैलेंस शीट के अंदर। कहां पे आता है, बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। याद रखना, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। और ये वाले ट्रांजैक्शन कहाँ आएंगे, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे या फिर कहां पे आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना, इससे पहले मैंने आपको बोला था ट्रेडिंग एक्टिविटी, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना भाई कि आप लोग बोलो कि ट्रेडिंग वहां भी बोला यहां भी बोला। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के साथ क्या बनाते हैं, अकाउंट। लेकिन वहां पे केवल क्या था, ट्रेडिंग बिजनेस था। ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी का मतलब हम लोगों का बिजनेस है। और इसमें केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं, सामान का या तो सेल करेंगे या फिर सामान को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल और परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट एक अकाउंट का पार्ट है, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी बिजनेस का पार्ट है। याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट को भी बोले तो अकाउंट का पार्ट है, कोई बोले ट्रेडिंग एक्टिविटी। दोनों पॉइंट कभी भी एक जैसे नहीं होते, कंफ्यूज मत हो जाना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, आप लोग समझ लो ट्रेडिंग एक्टिविटी सेल और परचेज ना भाई। ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट का पार्ट है, ट्रेडिंग एक्टिविटी को बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, बिजनेस का थोड़ा सा टर्म्स भी होता है, बिजनेस में ही हम लोग क्या बनाते हैं, अकाउंट बनाते हैं। जिस चीज का बिजनेस करेंगे उसी से रिलेटेड अकाउंट बनाएंगे। लेकिन एक आपको नया पॉइंट लिखने के लिए देखने को मिलेगा, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझो। इस पॉइंट के बारे में अब होता क्या, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है, लेकिन इसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं और हर ईयर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन को रिटर्न ऑफ करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं, हर ईयर रिटर्न ऑफ। अब देखो ध्यान से समझो, मान के चलो कोई भी एक कंपनी है मोबाइल की, मान के चलते हैं एक कंपनी है मोबाइल की, जो मान के चलते हैं वीवो कंपनी है मोबाइल की, जिसका नाम क्या है, वीवो। ये लोग आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हर जितनी भी इलेक्ट्रिकल दुकान मोबाइल की मिलेगी, सब पे आपको वीवो के होल्डिंग मिलेंगे, हर जगह आपको होल्डिंग इसके देखने के लिए मिलेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। चाहे इसके अलावा कोई भी और बिजनेस मान लो, जब कोई भी बिजनेस अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं या किसी और रीजन की वजह से, उनके बहुत बड़ा अमाउंट एक्सपेंडिचर होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। अगर एक साथ उस अमाउंट को वो पीएनएल के अंदर, प्रॉफिट और लॉस के अंदर लिख देंगे, तो उनकी जो पीएनएल अकाउंट में होगा वो लॉस होता है। क्या शो करना शुरू कर देगा, लॉस। अगर जब भी लॉस होगा तो बिजनेस के लिए वो क्या होता है, एक तरीके से नुकसान होता है। तो उन लोगों ने क्या करा, जब हमारी अकाउंटिंग बनाई जा रही थी कि इस तरीके से बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे, बहुत ज्यादा अकाउंट में पैसे खर्च हो जाते हैं,
तो उन लोगों ने क्या करा, उस पैसे को पहले कहां पे लिखेंगे हम लोग, असेट्स में। कहां पे लिखेंगे उस पैसे को, असेट्स में। जैसे मान के चलो वीवो ने कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 3 करोड़ रुपए मान के चलते खर्च। अगर इन 3 करोड़ रुपए को मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दूंगा तो मेरी जो पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है उसमें क्या शो करना शुरू कर देता है, कई बार लॉस होना शुरू हो जाएगा। और बिजनेस को क्या लगेगा, और लोगों को क्या लगता है कि इस बिजनेस को क्या हो रहा है, घाटा। तो उन लोगों ने क्या करा, भाई ऐसा मत करो, पहले 3 करोड़ रुपए को पहले आप लोग असेट्स में लिखो। कहां पे लिखेंगे पहले हम उसको, असेट्स में। मैंने कहा लिखे पहले 3 करोड़ को, कहां लिख दिया, असेट्स में। और धीरे धीरे करके इस पैसे को खत्म करना शुरू करो। कहां पे ले जाके, पीएनएल में, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा जाएगा कहां, पीएनएल, या फिर कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हर साल में इसमें से मान के चलो 50,000 रुपए ले जाता हूं। कितने रुपए ले जाता हूं, 50,000। पहले साल 50, दूसरे साल 50, अगले साल 50। एक टाइम ऐसा होगा मेरा ये एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो खत्म। जब मैं इस पैसे को असेट्स में लिखता हूं तो इसी को नाम देते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब एक तरीके से ये रिवेन्यू नेचर का है। रिवेन्यू नेचर का मतलब ये पैसा बाद में कहां पे जाएगा, पीएनएल में। पीएनएल में जाके धीरे धीरे ये पैसा क्या होगा, खत्म होना शुरू होता है। तो जब हम लोग असेट्स में लिखते हैं तो इसी का नाम क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और धीरे धीरे कहां पे लेके जा रहा है, पीएनएल में, इसलिए हमने कौन सा वर्ड लगा दिया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम कोई भी चीज को पीएनएल में लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म करते हैं, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिटर्न ऑफ। क्या बोलते हैं हम लोग, किसके नाम से लिखते हैं, रिटर्न ऑफ। कहने का इट इज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट रिटर्न ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं केवल इसको 1 साल में खत्म कर दूंगा तो मेरा जो पीएनएल अकाउंट होगा उसमें क्या शो करेगा, लॉस। और लॉस शो होते ही दिक्कत होना शुरू हो जाती है किसी भी बिजनेस में। आप लोगों को पता है लॉस का मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या करा भाई, लॉस ना हो जाए इसलिए पहले मैंने असेट्स में लिखा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, और धीरे धीरे ले जाके मैंने कहां पे खत्म करूंगा, पीएनएल में ले जाके खत्म करना शुरू कर दूंगा। इसलिए एक एडिशनल पॉइंट है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा आपको देखने के लिए अकाउंट में मिलेगा। नॉर्मल हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ होता है उसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं, इसलिए पीएनएल में ना दिखा के इसको डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से डाला जाता है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा रिसिप्ट की। रिसिप्ट का मतलब पैसा मुझे मिलेगा, और जब मुझे पैसा मिलेगा तो एक मिलता है रिवेन्यू रिसिप्ट। कहने का मतलब जो मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, कहने का मतलब जो मेरी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, याद रखना, मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, देखो ये वर्ड लगभग सेम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब भी मेरा बिजनेस होता है, मेन बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब भी क्या होता है, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं उसी को बोलते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये सब वर्ड एक जैसे हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकता था, मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी भी लिख सकता था। ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक पॉइंट बताया था, स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक का मतलब ये दूसरा क्या होता है, इन्वेंट्री। या तो मैं स्टॉक लिखूं या फिर मैं किसके नाम से लिखूं, इन्वेंट्री के नाम से लिखूं, बात बराबर है। उसी तरीके से क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो सब वर्ड एक दूसरे की जगह पर हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट हमें केवल 1 साल तक के लिए मिलेगा, क्योंकि नेचर कैसा है इसका, रिवेन्यू। लेकिन अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट की, अगर ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से मिला है तो फिर यहाँ पे वर्ड क्या होगा, अगेंस्ट, नॉट रिसीव्ड। नॉट वर्ड मतलब इसके अलावा किसी और तरीके से पैसा मिलता है और 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। एक बेनिफिट कैसा मिलेगा, 1 साल से ज्यादा। जैसे देखो मुझे कमीशन मिला, कमीशन तो 1 साल का ही मिलता है या 1 महीने का मिलेगा, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी मेरी, रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। लेकिन अगर मैंने किसी से लोन लिया है, लोन लिया, पैसा मुझे मिलेगा, मैं अगर लोन लेता हूं तो पैसा मुझे मिलेगा, तो उस पैसे को मैं वापस करूंगा। ऐसा तो हो नहीं सकता लोन मुझे 1 साल के लिए हो,
2, 3, 4, 5 साल के लिए होगा, तो वो किसके नेचर होगा, कैपिटल रिसिप्ट का नेचर होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई हो। एक्सपेंडिचर मैंने बोला, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल तक के लिए बेनिफिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा। डेफर्ड का मतलब क्या होता है, जब मेरा एक साथ बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में पैसा खर्च होता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाता मैं, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट में क्या हुआ, लॉस होना हो जाएगा, पीएनएल में भी लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो दिक्कत होती है अकाउंट्स में काफी ज्यादा। बाहर वाले लोगों को ऐसा लगता है वो आपके बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे फिर कभी भी, क्योंकि उनको क्या लगेगा आप लॉस में जा रहे हो। इसलिए मैंने क्या बोला, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से एक पॉइंट बनाया, उस पैसे को कहाँ डालूंगा, पहले मैं असेट्स में, और धीरे धीरे करके पीएनएल में ले जाके उस पैसे को खत्म करना शुरू कर देता हूं। उसी तरीके से रिसिप्ट भी 2 तरीके से मिलती है, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। फटाफट से पॉइंट नोट डाउन कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसके बाद कुछ हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट हमारे थ्योरेटिकल है, ये पॉइंट केवल जो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, थ्योरेटिकल मिलेंगे। ठीक है, समझने। सबसे पहला होता है वाउचर। सबसे पहले क्या होता है, वाउचर, एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखो कुछ एविडेंस होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैंने कोई भी सामान परचेज करा, कोई भी सामान सेल करा, किसी भी सामान पे मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, किसी भी सामान क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई, या फिर मैंने कोई भी सामान कहीं पे भेजा, पोस्टेज का खर्चा हो गया, टेलीग्राम का खर्चा हो गया, उन सब के जितने भी खर्चे होंगे उनका कोई ना कोई एविडेंस होगा। एविडेंस का मतलब जैसे कि मान के चलो आप लोग कोई भी सामान खरीदने गए दुकान पर, तो दुकान वाला आपको क्या करेगा, एक बिल काट के देता है। आप पोस्ट ऑफिस गए किसी भी चीज को पोस्ट करने के लिए, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, आपको एक स्लिप देते हैं जिसकी में पैसे लिखे होते हैं और कहाँ पे आपने वो पोस्ट भेजी गई है उनका एड्रेस लिखा गया होता है। तो कोई भी एक ऐसा एविडेंस होना चाहिए, कोई भी एक क्या होना चाहिए, एविडेंस, एविडेंस। ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो आपने बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैंने अपने मन से कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया, मेरा मन कर रहा था बैठे बैठे कि ये वाला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दो, भाई नहीं, वो गलत चीज है। हमेशा याद रखो कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करो, एविडेंस की जरूरत हम लोगों को पड़ती क्यों है। जैसे देखो हम लोगों ने कोई भी अकाउंट बनाया, ठीक है, हमारा मन कर रहा है कि हमने कोई भी ट्रांजैक्शन डाल दिया, ठीक है डाल दिया, अब चेक करने वाला कोई है क्या, हाँ भाई चेक करने वाले आते हैं, जिसको कहते हैं ऑडिटिंग। अकाउंट को जब लोग कोई भी टीम आके चेक करती है, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑडिट, ऑडिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपको बीकॉम में पढ़ने के लिए मिलेगा, एक अलग से सब्जेक्ट मिलेगा ऑडिटिंग, कि अकाउंट्स को कैसे कैसे चेक करते हैं। अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिया और उसके पास और आपके पास कोई भी एक एविडेंस नहीं है उस चीज से रिलेटेड, तो आपके अकाउंट माने क्या जाएंगे कि भाई आपने गलत अकाउंट बना दिए, फर्जी अकाउंट बना दिए, आपने फ्रॉड करना शुरू कर दिया। लेकिन आपके पास कोई भी एक एविडेंस होगा, ठीक है, तो वो आपके रिकॉर्ड बिल्कुल सही मान जाएंगे। जैसे मान के चलो कोई भी मैंने अपना ट्रांसपोर्ट से सामान भेजा, मैंने उस गाड़ी के अंदर डलवाई पेट्रोल, और मैंने अकाउंट में रिकॉर्ड क्या कर दिया कि मैंने 10,000 रुपए की पेट्रोल डलवाई गाड़ी के अंदर, तो भाई उसका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे पेट्रोल डलवाओगे तो वो आपको एक स्लिप देगा, आप अपनी गाड़ी के नंबर से उससे स्लिप मांगोगे तो आपको प्रॉपर स्लिप देगा कि आपने कितने रुपए की पेट्रोल इस गाड़ी में डलवाई। अगर 10,000 की स्लिप है तो कोई दिक्कत नहीं है, एविडेंस है आपके पास कि आपने अपनी गाड़ी में इतने की पेट्रोल डलवाई है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आपके अकाउंट क्या माने जाएंगे, गलत। ठीक है, तो याद रखना उसी को क्या बोलते हैं, वाउचर। जो हमारे पास एक एविडेंस के फॉर्म में कागज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वाउचर। वो एक तरीके से एविडेंस होते हैं, उन्हीं के बिहाफ पे आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास वाउचर नहीं है, तो वो ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब देखो एक वर्ड है एंट्री और दूसरा है बुक्स ऑफ अकाउंट। एक है एंट्री और दूसरा है बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इस वर्ड को ध्यान से समझो, हम अपने नॉर्मल जो दुकानदार होते हैं छोटे मोटे उनके ब्याह पे समझते हैं। हम लोगों ने कोई भी एक सामान खरीदा, कोई भी क्या खरीदा है, सामान, ठीक है, चाहे वो कैश में खरीदा हो चाहे वो हमने उधार खरीदा हो। कैश का मतलब पैसे दे दिए, उधार का मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है
कि उसको हम 2-3 दिन के बाद जब भी मन करेगा या जब भी उससे बात होगी उसका पेमेंट हम लोग कर देंगे। तो उन लोगों के पास देखना कॉपी होती है, आप लोग नॉर्मली जाओगे दुकान में तो कॉपी होती है, कॉपी के पीछे वो लिख देंगे आपका नाम। जैसे मान चलो मेरा नाम है तो मैंने अपना नाम लिख दिया उस कॉपी के पीछे, और उन्होंने लिख दिया कि ये पर्सन कौन कौन सा सामान खरीदने ले गया है, सामान खरीदने। या आप नॉर्मल मेडिकल की दुकान पे जाओगे तो एक कॉपी होती है, उस कॉपी के अंदर वो दवाइयां लिखते रहते हैं कि कौन कितने रुपए का सामान कौन पर्सन लेके गया। तो कॉपी है, कॉपी को एक तरीके से नाम दे सकते हैं बुक। अगर मैं जिस जगह रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा बुक, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसके अंदर रिकॉर्ड करा जा रहा है। और क्या कर रहे हैं हम लोग, एंट्री कर रहे हैं। किसी भी चीज को जब हम लोग लिखते हैं तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, एंट्री। क्या नाम देते हैं, एंट्री। कि भाई इस चीज की एंट्री कर दो, मतलब उस चीज के अंदर वो चीजें लिख दो। अब देखो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, अब ध्यान से समझो। एंट्री का मतलब क्या होता है, एक ट्रांजेक्शन या कोई भी इवेंट, जो चीज हुई है, ट्रांजेक्शन हुआ या कोई भी इवेंट हुआ वो रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड करने का मतलब मैंने बोला ना लिख देते हैं, तो उसको रिकॉर्ड कर दे किसके अंदर, बुक्स के अंदर। किसके अंदर लिखेंगे, बुक्स के अंदर। और बुक्स भी किसकी बना रहे हैं हम लोग, अकाउंट्स की बना रहे हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ध्यान समझो, कोई भी एंट्री करी हमने, किसके अंदर एंट्री करूंगा भाई, जाहिर सी बात है कोई ना कोई कॉपी किताब होगी, बुक्स होगी मेरे पास, उसी के अंदर करूंगा। रिकॉर्ड करने को क्या बोलेंगे हम, तरीके से उसके अंदर लिख दिया। और क्या चीज हम लोग बना रहे, अकाउंट। तो अकाउंट की हम लोग जब भी किसी बुक्स में अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंट्री करते हैं। अगला पॉइंट से कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक ऐसी बुक्स जिसके अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आर दोज बुक्स, कहने का मतलब वो किताब या वो बुक्स जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करते हैं, इवन इन कैश और नॉट, चाहे वो ट्रांजैक्शन कैश में हो या नहीं हो। क्योंकि आप लोग याद रखना कि कोई भी एक बिजनेसमैन हमेशा आपको उस जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा। उन्होंने कुछ पर्सन को हायर करेंगे, वो लोग काम करते हैं, इसलिए जो भी चीज ट्रांजैक्शन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा वो बुक्स होगा। रिकॉर्ड किसके द्वारा किया गया है, एंट्री के द्वारा। कोई ना कोई एविडेंस होगा तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, ट्रांजैक्शन नाम देते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है इंस्टॉलमेंट और सॉल्वेंट। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक पॉइंट समझाया था, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन किसी भी पैसे को देने से मना कर देता है तो किसके नाम से लिखा जाता है, बैड डेब्ट्स। हम लोग उसके खिलाफ केस करेंगे, हमने फाइल शूट किया उसके खिलाफ, और कोर्ट ने क्या बोला कि ये पर्सन अब इस कैपेबल नहीं है कि वो उस पैसे को पे कर पाए। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इंसॉल्वेंट। कहने का मतलब जब कोई भी पर्सन की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वो किसी भी पर्सन का कर्ज है उसको पे नहीं कर सकता। किसके द्वारा, किसने बोला, कोर्ट बोलेगा। हमारे कहने से कोई भी चीज, कोई पर्सन ना ही इंसॉल्वेंट हो जाता ना ही सॉल्वेंट हो जाता। हम लोगों का पैसा है, पहले हमने केस फाइल किया, कोर्ट ने क्या बोला कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। कहने का मतलब वो आपका पैसा नहीं दे सकता। हम लोगों की मर्जी से कोई भी पर्सन ना ही इंसॉल्वेंट हो जाता ना ही सॉल्वेंट हो जाता। प्रॉपर हम लोगों को पहले केस फाइल करना पड़ेगा। पर्सन और एंटरप्राइज, कहने का मतलब कोई भी एक पर्सन हो सकता है, एक सिंगल बिजनेसमैन हो सकता है, या कोई भी एक फर्म हो सकती है विच इज नॉट, उनकी पोजीशन नहीं है, नॉट इन पोजीशन, ऐसी पोजीशन में वो लोग नहीं है कि अपने डेब्ट, डेब्ट का मतलब होता है कर्ज, को पे कर पाए, टू पे हिज डेब्ट। कहने का मतलब वो पर्सन इस पोजीशन में नहीं है, पोजीशन में नहीं है कि जो उनका डेब्ट, जो उनका कर्जा है वो पे कर पाए। इंसॉल्वेंट, याद रखना कौन सा वर्ड होता है, इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो पर्सन उस सिचुएशन में है, कि वो उस पोजीशन में है कि वो अपने जो डेब्ट है, कर्जे हैं, उनको पे कर पाए। ठीक है, याद रखना इंसॉल्वेंट का मतलब वो पर्सन उस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपना कर्ज है वो पे कर पाए। और ठीक है, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वो पर्सन उस पोजीशन में है जो उसने कर्ज ले रखा है उसको पे कर पाए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वन मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कई बार COGS के नाम से भी मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म में COGS। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक पॉइंट मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैंने किसके नाम से जानते हैं हम लोग, सेल के नाम से। अब देखो
मान के चलो मैंने ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने बनाया, क्या करा, ये मार्कर मैंने बनाया। इस मार्कर को बनाने के लिए मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक मार्कर को बनाने में कितने रुपए खर्च हो गए, मेरे पास 20। याद रखो, एक मार्कर में लोगों ने बनाया, हम लोगों ने कितने रुपए खर्च हो गए, 20। उस मार्कर को मैंने मार्केट में सेल किया, उस मार्कर को मार्केट में क्या करा, सेल। कितने रुपए में सेल करा भाई, 25 रुपए। कितने रुपए में सेल कर दिया, 25 रुपए। मान के चलो मार्कर बनाया 20 रुपए में और सेल कितने में करा, 25 रुपए में। तो जब मैं कोई भी चीज को सेल करूंगा, किसी भी चीज को मैंने सेल करूंगा, तो क्या इसके अंदर COGS, कहने का मतलब जो कॉस्ट है उसकी, वो तो इंक्लूड होगी, कॉस्ट तो इंक्लूड होगी, क्योंकि 20 रुपए मैंने खर्च करे तो 20 रुपए ये तो मैं रिकवर करूंगा। साथ में मेरा इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, कितने रुपए से, 5 रुपए से, तब जाके इसकी कीमत कितनी होती है, 25 रुपए। तो देखो COGS में कितने रुपए लिखूंगा मैं, केवल और केवल 20 रुपए। कहने का मतलब केवल केवल ओनली कॉस्ट, उस सामान को बनाने में कितने रुपए खर्च करे मैंने, या उस सामान को खरीदने में कितने रुपए मैंने खर्च करे। या फिर अगर मैं सामान को बना नहीं रहा तो खरीदूंगा कहीं से, मैंने 20 रुपए का खरीदा तो कितने में बेच दिया मैंने, 25 पे। अगर वही सामान को मैंने सेल कराया, दोनों वर्ड एक ही है, तो कितना हो गया, 25 रुपए, ठीक है। इसके अंदर केवल और केवल याद रखना कॉस्ट होता है, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कॉस्ट तो होता ही होता है, साथ में हमारा क्या होता है, इसमें प्रॉफिट भी होता है। क्या होता है, प्रॉफिट। और याद रखना ये आइटम होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था कौन सा प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आपसे कोई पूछे तो ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला भी बनता है आपके पास, सेल का क्या फॉर्मूला होता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना ये फॉर्मूला आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब वो सामान मैंने कितने का खरीदा, या उस सामान को बनाने में मैंने कितने रुपए खर्च किए। दोनों में से खरीदूंगा तो परचेज का, और बनाऊंगा तो सामान कॉस्ट, क्लियर। उस सामान को बेचा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको बेचने के बाद या सेल करने के बाद कितने रुपए मुझे मिले। तो इसके अंदर एक तो कॉस्ट इंक्लूड होगी जो 20 रुपए थी, और साथ में मेरा प्रॉफिट कितने रुपए का था, 5 रुपए का, इसलिए मैंने सेल कितनी करी, 25 रुपए की। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अगला है हमारे पास बुक वैल्यू और नेट रियलाइजेशन वैल्यू, जिसको NRV कहते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, मान के चलता है, अभी मार्कर का ही एग्जांपल चलते हैं, ठीक है। मार्कर का एग्जांपल देखिए, आज मैंने इस मार्कर को खरीदा 20 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा मैंने, 20 रुपए का, मान के चलते हैं, ठीक, 20 रुपए का खरीदा। कल क्या हुआ, मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन हो गई, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इस मार्केट में मार्कर की कीमत कम हो जाए, या फिर इस मार्कर की कीमत बढ़ जाए। बराबर होगी 20 रुपए ही हो सकती है, या तो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। मान के चलो 3 सिचुएशन क्रिएट कर दी हम लोगों ने, या तो इस मार्केट की जो वैल्यू है 20 रुपए थी तो 20 ही रहने दी, या तो इसकी कीमत कम हो गई, जैसे 18 रुपए मान के चलो, या इसकी कीमत हो गई 22 रुपए। अब दो सिचुएशन क्रिएट हो गई भाई आपके सामने एक बुक वैल्यू दे रखा है, और साथ में आपको क्या दे रखा है, नेट रियलाइजेशन वैल्यू। नेट रियलाइजेशन का वैल्यू का मतलब होता है कि आज के टाइम में उसकी मार्केट में क्या कंडीशन है, और बुक वैल्यू का मतलब होता है जब आपने उस ट्रांजैक्शन को बुक में लिखा तब उस टाइम में क्या उसकी सिचुएशन थी। क्या सिचुएशन थी जब हम लोगों ने बुक में लिखा 20 रुपए, 2-3 दिन गए निकले गुजरे, अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन होगी, वो हो सकती है या तो कम होगा, या ज्यादा होगा, या फिर कितना होगा, बराबर होगा, ठीक है। 3 सिचुएशन होगी। अगर आपको मार्कर का एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं।
जैसे मान के चलो आपको एक चीज समझ में आएगी, आप मार्केट गए, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो, फ्रूट्स का बिजनेस करते हो, फल के बिजनेस करते हो, तो आपने एप्पल खरीदा। क्या खरीदा आपने भाई? एप्पल। उस टाइम एप्पल की कीमत थी 100 रुपीज पर केजी। 100 रुपए कितने थे? केजी के हिसाब से आप लोगों ने एप्पल खरीद लिए। आप घर पे आए, आपने अपने अकाउंट बनाना शुरू कर दिए, आपने बुक वैल्यू कितने की डाल दी भाई? बुक में वैल्यू कितने की डाल दी आपने? 100 रुपए के हिसाब से। अब हुआ क्या, आपके एप्पल अगले दिन मार्केट में सेल नहीं हो पाए, उसके अगले दिन भी मार्केट में सेल नहीं हो पाए। तो मैंने क्या बोला, या तो ये एप्पल खराब हो जाएंगे। अगर एप्पल खराब हो गए तो मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो कैसी रह जाएगी? कम। जैसे मान के चलो कितने की रहेगी इसकी मार्केट में वैल्यू? 80 रुपए की। या फिर मान के चलो, अगर दूसरा एग्जाम, पहला केस तो कम का हो गया, दूसरे केस में क्या होगा कि हमने मान चलो 100 रुपए में ही बेच दिया। तीसरे में क्या होगा, अचानक से मार्केट में एप्पल की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ने इसका मतलब है कितने रुपए की होगी भाई? 120 रुपए। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, अब 100 रुपए का था, एक बार कीमत रहेगी 80, एक बार 100, एक बार रहेगी इतनी 120। तो अब आप लोग कंफ्यूज क्या होते हो कि जब हम लोग अकाउंट को आगे प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग केवल बुक वैल्यू लेंगे या नेट रियलाइजेशन? इन दोनों में से हम लोगों को एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। और याद रखना, आप लोग कौन सी वैल्यू लेते हो? विच एवर इज हाई। ठीक है, कौन सी वैल्यू लेंगे? विच एवर इज हाई। ठीक है, ये कंसेप्ट करने के लिए आपको बाद में मिलेगा। बस आप लोग इतना सा समझो कि जो बुक्स में लिखी जाती है वैल्यू वो बुक वैल्यू होती है। उस टाइम मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उस चीज से रिलेटेड उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेशन वैल्यू। वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, या फिर कैसी हो सकती है? बिल्कुल बराबर भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग याद रखना कि आपके सामने वैल्यू, सॉरी, विच एवर इज लोअर, याद रखना, शायद लोअर वाला केस होता है। ठीक है, इसमें से जो वैल्यू है वो कौन सी रहेगी? कौन सी वैल्यू लेनी है आपको? वो वैल्यू लेनी है उस वैल्यू में से जो सबसे कम वाली वैल्यू होती है, वो वाली। 20 रुपए, 18 रुपए, कौन सी लोगे? 18। 20 में से कौन सी लोगे? 20 वाली। 20 और 22 में से कौन सी लोगे? 20 वाली। ठीक है, विच एवर इज लोअर वाला कंसेप्ट आप लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने लगभग 39-40 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पॉइंट के बाद हम लोग बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स है, लगभग 10 पॉइंट हो गए बैलेंस शीट के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 6 में आप लोगों को बैलेंस शीट के बारे में देखने के लिए मिलेगा और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू।